उस दिन निकला जिस मेरे माँ के पास 150 रुपये थे, उसने मुझे दिया सिर्फ भाड़े के लिए, हुआ मुझे देवघर आने के लिए। वो मेरा आंख से आंसू निकल रहा था जब मैं घर से छोड़ रहा था। फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे कि मेरे भैया जो हैं वो कोलकाता में चाय का स्टॉल लगाते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने गांव का पहला ऐसा लड़का था जिसने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। आज तुम्हारा दिन है तो मेरा दौर आएगा, और आज नहीं तो कभी और आएगा, है ना। तो बहुत बार होता था कि लोग एसएससी सीजीएल के माध्यम से इंस्पेक्टर पोस्ट ले रहे थे, तो हमको लगता था यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए। मेरे यहाँ पे गाय रखते हैं, 5-6 गाय है, उन्हीं से हम लोग का आजीविका चलता है। अविश्वास भी आता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम जहाँ पे सक्सेस रेट 1% के बराबर है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोनू कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग हैं, तो एक एक लोग का नाम लेना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सर अपना सब परिचय देंगे। सारे लोगों का 67 बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है एमईओ पोस्ट पे। ये म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। इन लोगों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में ड्यूटी करना होता है, जैसे नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद हो गया, और शहर में जैसे पटना में है अंचल, तो एक अंचल में एक ईओ ऑफिसर रहते हैं। तो आज सर से बात करेंगे, और काफ़ी सारे लोग हैं, कई जगहों से आए हुए हैं, तो सर से बात करेंगे। काफ़ी लोगों का, सब लोगों का अलग अलग अपना एक जर्नी होता है। तो सर आप सबके बीच अपना अपना जर्नी शेयर करेंगे और अपना पढ़ाई का स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, और अपने लाइफ का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा जो फेस करके यहाँ तक पहुँचे हैं सर, वो भी रखेंगे आप सबके सामने, ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट हो पाएँ। बारी बारी से सर से बात करते हैं और जानते हैं सर रहने वाले कहाँ का हैं और कैसे इन्होंने पढ़ाई की। तो सर अपना परिचय दीजिए बारी बारी से। मेरा नाम अमित ठाकुर है। मैं मूलतः बांका ज़िले का रहने वाला हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं देवघर में रह रहा हूँ, और मेरी शिक्षा दीक्षा अधिकांश देवघर में ही हुई है, कुछ बांका में भी हुई है। बीपीएससी में यह मेरा प्रथम प्रयास था। 119वीं रैंक के साथ मुझे एमईओ पद की प्राप्ति हुई है, और इस बिहार सरकार में काम करने को लेकर के मैं काफ़ी उत्सुक हूँ। मुख्यतः मैंने 10th देवघर से ही पढ़ाई करी है, सरकारी स्कूल आरएल तरफ से, और 12th पीबीएस कॉलेज बांका से, और ग्रेजुएशन मैंने फिर देवघर कॉलेज एएस कॉलेज से किया है। ओके सर। सर आप मेरा नाम रवि कुमार शर्मा है, जी। और मैं बांका ज़िले के चांदन प्रखंड का रहने वाला हूँ। और मेरा इस 67वीं बीपीएससी में बतौर प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयन हुआ है। और मेरी जर्नी बीपीएससी की 2018 में शुरू हुई थी। 64वीं मेरा पहला प्रयास था, और 64वीं से लगातार प्रयासरत था मैं, और फाइनली 67 बीपीएससी में मेरा चयन हुआ है। इसके पूर्व मैं इंटर 2014 में मेरा हुआ है, और 2014 के बाद से ही 2015 में पहली सीएचएसएल की वैकेंसी आई थी, और उसमें मेरा चयन सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे हुआ था। और 2018 में ज्वाइन किया था, और जॉब में रहते हुए, और चूँकि मेरी ड्यूटी जो थी अगेंस्ट नेचर थी, नाइट ड्यूटी रहती थी, तो नाइट में ड्यूटी करना, फिर डे में पढ़ना, फिर ऐसा ही करके चलता आ रहा था। और ये पूरा कंप्लीट 5 साल का सफ़र 2023 में फाइनली पूरा हुआ, और हम यहाँ आप लोगों के बीच हैं। ओके सर। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरी जो पढ़ाई हुई है 10th और 12th की, वो जवाहर नवोदय विद्यालय सुपौल से हुई है, और उसके बाद जो मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वो एनआईटी राउरकेला से हुआ है। उसके बाद 2016 में, ग्रेजुएशन के बाद 2016 से 2019 तक मैंने बच्चों को जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो तैयारी होती है, प्रिपरेशन आईआईटीजी और एम्स का जो एनईटी नीट जो होता है, उसकी तैयारी करवाया एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी। फिर 2019 के बाद मैंने तैयारी शुरू की, और 65th का जब बीपीएससी का जो वैकेंसी आया था, वो प्रयास मेरा प्रथम था। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली थी, प्री नहीं निकला था, लेकिन फिर 66 में मौका मिला, इंटरव्यू राउंड तक गया, और फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बना था। लेकिन 67th में मैं फॉर्चुनेट हूँ कि सेलेक्ट हो गया हूँ, और 68th में मेरा इंटरव्यू है, 69th का मेंस भी हो गया है। तो एक साथ ये सक्सेस टेस्ट करने का मौका मिला है, अच्छा भी लग रहा है। लाइफ में फ्लक्चुएसन होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो एक चीज़ बोलना होगा कि डाउन होने के मतलब ये नहीं है कि मतलब आप टूट जाओ। आप बिल्कुल नीचे होता है, लोज मोमेंट आते हैं, लेकिन उसको आप ओवरकम करो, वापस से अपने आप को एम्पावर करो, और वही जुनून के साथ और वही जोश के साथ वापस से बढ़ो। और जो लक्ष्य है ना, जो एक बार सेट हो गया कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर करके ही लेना है, उसको बीच में हटना नहीं है। तो मेरा यही बोलना होगा। और फाइनली 67th में एज ए म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरा रैंक 559 है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप सब बिल्कुल भी कभी भी लाइफ में लो मोमेंट आएंगे, सबके
लाइफ में होता है, मेरे लाइफ में, सबके लाइफ में। तो लो मोमेंट से घबराना नहीं है, आप एकदम बेझिझक तैयारी करिए। जो भी करना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव में आना है, ब्यूरोक्रेसी में आना है, और जो भी आपका भी ड्रीम है, तो उसके लिए आप एकदम निरंतर प्रयास करिए। पेशेंस और परसिवरेंस, यही दो चीज़ है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी, और कुछ नहीं। थैंक यू। मेरा नाम मुकेश कुमार राज है और मैं कटोरिया बांका का निवासी हूँ। और मेरी तैयारी जो है देवघर में रह के हुई है सेल्फ स्टडी से। और मैंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक सारी शिक्षाएं सरकारी विद्यालय से ही प्राप्त की है। उसके बाद आरकेडी कॉलेज पटना से मैंने ग्रेजुएशन किया है पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद 2021 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने 67 का फॉर्म भरा था। कुछ संघर्ष के तो बहुत ख़राब दिन मैंने देखे हैं, बट फॉर्चुनेटली मेरा 67 में पहले प्रयास में एमयू के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है। एक तो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाना एक खुशी की बात होती है। और इसके साथ कुछ बातें ऐसी होती है जो लोग देखते हैं कि आपको बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत लो बैकग्राउंड का है, और उसके बाद अगर आप सक्सेस पर प्राप्त करते हो तो एक अचीवमेंट जो खुशी मिलती है ना, वो इजहार करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो चाहते हैं कि मतलब कुछ ऐसा स्ट्रगल है कि काफ़ी फेस किए हैं, काफ़ी लोएस्ट मूवमेंट देखे हैं अपने जर्नी के दौरान, तो वो अगर बताना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। मेरे अनुसार से लाइफ में और पढ़ाई के बीच में क्या होता है ना कि दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंटरनल चैलेंजेस होती हैं और एक होती है एक्सटर्नल चैलेंजेस। तो इंटरनल चैलेंजेस तो जितने भी ऑफिसर्स यहाँ पर हैं सभी के पास आई होंगी, और कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस होती हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में, और मैं मानता हूँ कि और सभी लोग भी फॉर्चुनेट होंगे कि जितनी भी तरह से बाहरी चुनौतियाँ आई थी, वो सारी बाहरी चुनौतियाँ मेरे पेरेंट्स ने अपने ऊपर ले ली। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया, चाहे वो हेल्थ इशू आया, जिस भी तरीके से, या फैमिली प्रेशर आया, ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, जितनी भी तरह से प्रॉब्लम्स आई वो सारे मेरे पेरेंट्स ने अपने ऊपर ले ली। मुझ तक कोई भी इन्फॉर्मेशन, मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करता था तो मुझे देवघर से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था कि मेरे मम्मी पापा बीमार हैं। जब वो ठीक हो जाते थे तब मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये एक हफ्ता से उनकी तबीयत ये ख़राब है। मेरे यहाँ पे गाय रखते हैं, 5-6 गाय है, उन्हीं से हम लोग का आजीविका चलता है, और पापा पुजारी हैं। तो गाय का जब बिजनेस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था तो भी हमारा मतलब पैसा नहीं रुकता था, जो मंथली आना है वो कहाँ से आता था वो लोग मैनेज करते थे, किसी से ले लेते थे, लेकिन मुझ तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती थी। तो चैलेंजेस बहुत आए हैं, बहुत ज़्यादा अनगिनत चैलेंजेस आए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स का कि वो सारे चैलेंजेस उन्होंने अपने ऊपर ले लिए हैं। रही बात मेरी इंटरनल चैलेंजेस की, जो हेल्थ इशू मेरे आए, क्योंकि तैयारी के दौरान बहुत बार आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, फिर आप कई बार लो फील करते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं, अपने ऊपर अविश्वास भी आता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम जहाँ पे सक्सेस रेट 1% के बराबर है, 6.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था, 3.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, 3.5 लाख लोगों में 800 लोगों का सिलेक्शन होगा। डैट मीन्स कि बहुत गलाकाट प्रतिस्पर्धा है। तो इंटरनल चैलेंजेस तो बहुत आती है, लेकिन मेरा मानना है जो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उसके सामने मेरा इंटरनल चैलेंजेस बहुत कम था। एक्सटर्नल चैलेंजेस सारा मम्मी पापा ने ले लिया मेरा। इंटरनल चैलेंजेस जो भी है वो मैंने किसी तरीके से मम्मी पापा के सहयोग से और देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया हूँ, और अभी भी मुझे विश्वास नहीं होता है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली खुद को मानता हूँ कि ये ईश्वर ने मुझे इस पद की रूप में एक बोल सकते हैं कि उपहार दिया है मुझे। देखिए, मेरा एक ही फंडा रहा है, चूँकि ड्यूटी में रहते हुए कर पाना थोड़ा सा मुश्किल तो था ही मेरे लिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिर्फ मेरी कहानियों से आप अपने जर्नी में, अपनी तैयारियों में क्या सुधार कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा से यही फंडा रहा है कि आप स्मार्ट स्टडी करें, क्योंकि एक होता है कि आप हार्डवर्क करें, 14 घंटा पढ़ रहे हैं, इस मानसिकता से बाहर निकलिए और स्मार्टली प्रिपरेशन करिए। अगर आप 5 घंटे भी पढ़ते हैं और स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, स्मार्टली कहने का मतलब है कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलिए, टू द पॉइंट पढ़िए, जो चीज़ें आ रही हैं आप देखिए उसका क्या मतलब चेंजेस को पकड़िए, ट्रेडिशन से कितना अलग हटकर अभी क्या चल रहा है उन चीज़ों पे तैयारी करिए। और मुझे लगता है कि मेरा एक जो मेन फंडा था कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट,
तो मैक्सिमम आउटपुट का ये मेरा था कि कम रिसोर्सेज को बार बार रिवीजन करिए, उसी पे और खुद पे भरोसा रखिए। पूरा जर्नी में एक है कि आपके हर एक स्तर पर आपके भाग्य का साथ होता है। भाग्य तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं, जी बिल्कुल। और आप मेहनत करते हैं तो भाग्य का साथ होता है और अंतिम रूप से आप चयनित भी होते हैं। तो आप स्मार्ट तरीके से ये तैयारी करिए। 3 स्टेज जो हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो आपको अब तो सौभाग्यशाली हैं हम लोग की कमीशन बीपीएससी जो है इतना निरंतर अपना नियमित एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। इसके लिए हम तो पहले अतुल प्रसाद सर को थैंक यू बोलते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके निर्देशन में पहली बार इतने ट्रांसपेरेंसी के साथ इतने फेयरली तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ और हम लोग अंतिम रूप से चयनित भी हुए। और अभी जो आप देख रहे हैं कि अभी 68 69 का जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अब क्या है कि आप अगर अच्छे से एक बार लगन के साथ तैयारी कर लेते हैं तो हमारे आसपास उदाहरण है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही इसको क्लियर कर पाए, न कि मेरे जैसा 4-5 अटैम्प्ट के साथ आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि आप स्मार्ट स्टडी करिए, और स्मार्ट स्टडी का कहने का मतलब यही है कि एकदम टू द पॉइंट जो सिलेबस में कह रहा है उसी को तैयारी करिए। और अब तो चूँकि हर साल 30 सितंबर को प्रीलिम्स होना है, तो अभी आपका जो वक्त है उसमें मेंस को लेकर तैयारी करिए। मेंस का जब आप तैयारी करते हैं तो आपका वो सब चीज़ कवर हो जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या इंटरव्यू हो। और ख़ास करके जो प्रीलिम्स का इस बार से जो पूरा पैटर्न चेंज हुआ है, तो और वो हम लोग के पक्ष में भी है। 68 से जो ऐसे आया ऑप्शनल पेपर की जगह, वो भी हम लोगों के पक्ष में है, क्योंकि बहुत बार होता था कि मानविकी के विषय में हम लोग वो अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ पाते थे। तो हम लोगों के साथ इंसाफ ही हुआ है, और इंसाफ हुआ है तो इसका हम लोग मज़ा भी ले रहे हैं, है ना। और ये तो मेरा दूसरा अनुभव है सफलता का। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी आएँ और सफल हों, एक बार सफलता का आनंद लें, बहुत अच्छा लगेगा। कभी बार तैयारी के जर्नी में होता था, जब मैंने एसएससी को छोड़ा पहला ही अटेम्प्ट में मैंने एसएससी क्लियर कर लिया था सीएचएसएल में। तो उसके बाद फिर लगा कि सीजीएल में भी करूँगा, तो सीजीएल में जाऊँगा, फिर वहाँ से एसएससी कर पाना, ठीक है। तो अल्टीमेटली करना हमको यही है, आना बीपीएससी में ही, करना यूपीएससी है। फिर हमको लगा नहीं, अब यहाँ से ही ऊपर उड़ान भरा जा सकता है, यहाँ से ही भरना चाहिए। तो बहुत बार होता था कि लोग एसएससी सीजीएल के माध्यम से इंस्पेक्टर पोस्ट ले रहे थे, तो हमको लगता था यार कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए। लेकिन फिर ये एक बात याद रखिएगा कि उन लोगों को बोलते थे कि आज तुम्हारा दिन है तो मेरा दौर आएगा, और आज नहीं तो कभी और आएगा, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए आप लोग, और मैं चाहता हूँ और लोगों को भी आप सुने। 65th जो प्री नहीं हुआ था एक्चुअली, उस समय मेरा प्रिपरेशन फेज ही था, मतलब मैंने जस्ट जॉब छोड़ा था और उस समय वैकेंसी आ गई थी। तो वो एक टेस्ट था कि किस तरह का लेवल होगा एग्ज़ाम का और कितना हद तक आप प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हैं, तो वो देखना था। 66 में वो गलती नहीं हुई, प्री निकला, मेंस भी हुआ, बट कुछ डीआई जो एक सेक्शन था वो 66 में उतना अच्छा नहीं रहा था, ठीक है। तो वो एक चूक हो गई थी वहाँ से, और उसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बना था। लेकिन उन गलतियों पे काम करके वापस से 66 में जो मौका मिला उसको पूरी तरह से मैंने सोचा कि अच्छा करूँ, और अच्छा किया। और उसका ये कंसिक्वेंस रहा कि फाइनली आज मैं सेलेक्टेड हूँ, आप लोगों के बीच हूँ एज अ एमयू, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं तो हमेशा बोलता बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना, मतलब कि स्ट्रगल तो है ही और फेलिटी भी है, ऐसा नहीं है। एग्ज़ाम इतना कड़क है ना कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में होगा ये, तो फर्स्ट अटैम्प्ट लूज हो गया इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है करने के लिए। सेकेंड अटैम्प्ट है, थर्ड अटैम्प्ट है, अगर आपको एक आयोग इतना अटैम्प्ट दे रही है इसका मतलब ये भी आयोग को ही मालूम है कि कंपटीशन का नेचर कैसा है। अगर ऐसा होता तो एक अटैम्प्ट बंद कर देती। आईआईटी वाला जो एग्जाम होता है उसमें भी 2 अटैम्प्ट है, पहले 3 अटैम्प्ट था, 2 अटैम्प्ट है। तो अटैम्प्ट इसलिए है, उसको ही मालूम है कि इतना कड़क एग्जाम है और कंपटीशन इतना हाई है, तो हर बार में एक सबका सिलेक्शन एक बार में नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है, एक बार में नहीं हुआ, जीरो से फिर से स्टार्ट करना। आप वापस से आइए, वापस तैयारी करिए, और उसी जुनून के साथ सिलेक्शन होना ही होना है। अगर आपने ठान लिया कि करना है तो फिर करना है, और सेलेक्टेड आप होंगे ही। तो सर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ना? जी, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो सर जो नए एस्पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मूल मंत्र देना चाहिएगा जो कि आप अपने तैयारी में भी लगाए कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया, तो थोड़ा बताइए। जी, ये तो मैं खुशनसीब हूँ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया। तो इसके लिए मैंने 2021 में जब मैं लॉकडाउन के बाद घर से देवघर आया तैयारी करने के लिए, तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज किया, कुछ पेपर मारे तो सेट मारा तो मुझे लगा कि नहीं हो जाएगा, मैं कटअप के आसपास पहुंच रहा था। और उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने मेंस की तैयारी जो है पीटी का रिजल्ट निकलने के बाद करी है।
ओके सर। मेरा सबसे पहले मेरा पीटी का एग्ज़ाम निकला, उसके बाद जो मेंस के लिए मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी और कुछ कुछ ऑनलाइन जो मिले मुझे मटेरियल उससे की, और मैंने सिलेबस को कभी छोड़ा नहीं, चाहे पीटी में हो या मेंस में हो। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सबका शॉर्ट नोट्स बनाया था, हर सिलेबस का हर टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाए, उनका रिवीजन किया। और जो मुझे लास्ट के टाइम में जो काफ़ी मेरा मदद मिला मुझे एग्ज़ाम के टाइम में, तो वो रहा कि आप सिलेबस से ना भटकें, सिलेबस को तो पूरा आप कंप्लीट करें। उसके बाद है कि पीटी के लिए कि मैंने टेस्ट मैंने लगभग 50 के आसपास टेस्ट मारे थे। ओके सर। 50 टेस्ट से प्रैक्टिस सेट आपको मारना है, उसमें वहाँ जितना अच्छा आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला टेस्ट मारा था, मेरा 61 मार्क्स आया था, 61 मार्क्स से लेकर मैं 132 मार्क्स तक मेरा प्रैक्टिस सेट में आया। तो ये होता है कि इम्प्रूवमेंट, आप प्रैक्टिस सेट मारिए। मेंस का टेस्ट सीरीज, मैंने मेंस की तैयारी के दौरान एक एक दिन 3 टेस्ट मैंने लिखा है, 9 घंटे का मेंस के दौरान। तो वो होता है कि आपको प्रैक्टिस, सिलेबस का अकॉर्डिंग तैयारी, ये आपको सफलता पहले प्रयास में देने का प्रयास करता है। दूसरी बात एक रहती है छात्रों में कि मोटिवेशन, पढ़ते पढ़ते टाइम में लाइट उठ जाना। जैसे कि मैं अपने मोटिवेशन के बारे में जब सोचता हूँ तो अपने संघर्ष को आप अपना मोटिवेशन बना सकते हैं। जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि संघर्ष के बारे में, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा अपने संघर्ष के बारे में। मुझे लगता है कि अगर मैं इस परिस्थिति से आकर, ऐसे क्षेत्र से आकर मैं अगर यहाँ तक पहुँचा तो कोई भी यहाँ पहुँच सकता है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि मैं अपने गांव का पहला ऐसा लड़का था जिसने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा गांव जो है, और मेरे साथ 2 लड़की भी थी, वो मेरे तीनों ने मैट्रिक का एग्ज़ाम 2015 में दिया था। उसके बाद मैंने सारा सरकारी स्कूल से की तैयारी। उसके बाद मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है, जैसे कि मेरे भैया जो हैं वो कोलकाता में चाय का स्टॉल लगाते हैं, पिताजी का कोई भी सपोर्ट नहीं है, खेती करते हैं, छोटा मोटा है हम लोगों का, सिर्फ खाने का होता है उससे। तो वो भैया का बहुत सारा सपोर्ट रहा। जब मैं लॉकडाउन में हालत इतनी ख़राब हो गई थी, लॉकडाउन में ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिविल सर्विस की ओर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें देखा मैंने प्राइवेट सेक्टर सब बंद हो गए। जिसका सैलरी, जो टीचर भी थे उनका सैलरी आ रहा था, उनका जीवन अच्छा चल रहा था। तो मुझे लगा मुझे सरकारी नौकरी में घुसना है, किसी भी तरह घुसूँ, ताकि कुछ भी अगर विपत्ति आता ना, अंत में सरकारी नौकरी जो आपका एकदम वो आपका सहयोग देगी। तो वहाँ से मैं घर से उस दिन निकला जिस मेरे माँ के पास 150 रुपये थे, उसने मुझे दिया सिर्फ भाड़े के लिए हुआ मुझे देवघर आने के लिए। वो मेरा आंख से आंसू निकल रहा था जब मैं घर से छोड़ रहा था, लेकिन मुझे करना था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, ये भी पता नहीं था, लेकिन मुझे घर से निकलना था कि कुछ करना है। तो वो 150 रुपया लेके मैं निकला, एक दोस्त के पास रहा कुछ दिन तक। फिर अगले महीने से बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया, कुछ पढ़ाया। वहाँ से फिर मैंने 67 का नोटिफिकेशन आया, तो मैंने वहाँ से फिर तैयारी स्टार्ट करी। उसके बाद पीटी हो गया, फिर मेंस हो गया। अपने दोनों भाइयों का बहुत सहयोग रहा और आज परिणाम स्वरूप मैं यहाँ खड़ा हूँ। ओके सर। तो सर आप लोगों का प्री और मेंस और इंटरव्यू का जो तैयारी रहा वो स्टेप बाय स्टेप रहा या सारे एक साथ ही किए? थोड़ा सा संक्षिप्त में उसके बारे में बता दिए। और सर एग्ज़ाम का मीडियम आप लोगों का क्या था, थोड़ा सा उसके बारे में भी। मेरा हिंदी मीडियम रहा है थ्रू आउट द जर्नी। और जहाँ तक प्रीलिम्स की बात आती है तो प्रीलिम्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप 67 ऑनवर्ड से देखिएगा तो काफ़ी चेंजेस बीपीएससी के प्रीलिम्स में आए हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा, अच्छे से एनालिसिस करिएगा, तो आपको बहुत हद तक हिंट्स मिल जाएंगे कि 70 बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको ना एक कदम आगे लेकर चलना होता है। अगर बीपीएससी 69 प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन पूछी हुई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 70 बीपीएससी में भी उसी तरह क्वेश्चन आएगा। आपको एक कदम आगे बढ़ करके चलना होगा कि 70 बीपीएससी में से एक स्टेप हार्डर क्या क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। जब आप उस लेवल की या उस मेंटालिटी से सेट क्वेश्चन या फिर अपने आप को प्रिपेयर करोगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लो, उससे बहुत हेल्प मिलेगा। जहाँ तक मेंस की बात आती है तो मेंस में मेरा हमेशा से रहा है कि मेरा आंसर डिफरेंट होना चाहिए हर किसी तरीके से। मतलब चाहे वो मेरा इंट्रोडक्शन में मैं चेंजेस लाऊं या मेन बॉडी में या फिर कंक्लूजन में, तो मैंने हमेशा ये ट्राई किया है कि मेरा आंसर दूसरे से अलग लगे या अलग दिखे। तो मैंने कोशिश करा है कि इंट्रोडक्शन में अलग अलग तरीके से, चाहे वो टीवी डिबेट से कुछ ले आऊँ या फिर न्यूज़पेपर कटिंग से ले आऊँ या फिर रिपोर्ट्स हो, तो वहाँ से मैं इंट्रो स्टार्ट करता था। मेन बॉडी में जो भी क्वेश्चन के डायमेंशंस हो सकते थे सभी डायमेंशन के साथ जस्टिफाई करता था, अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश करता था। जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, न्यूअर पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको लाता था। कंक्लूजन में मैं ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, फ्यूचरिस्टिक इस तरह से कंक्लूड करता था अपने आंसर्स को, उसका परिणाम भी मिला है। जहाँ तक बात आती है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में 2 स्टेप होता है, एक तो होता है बॉडी लैंग्वेज पार्ट और एक होता है नॉलेज पार्ट। तो बॉडी लैंग्वेज जो आप पोलाइट रहिए इंटरव्यू के दौरान, जो मेन इंटरव्यू होता है, पोलाइट रहिए, जितना हम्बल रह सकते हो उतना हम्बल रहिए। एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आंसर को बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बातों को रखिए वहाँ पे।
ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट हो गया। और नॉलेज का जो पार्ट है, तो नॉलेज में अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को, ऑप्शनल सब्जेक्ट को, होम डिस्ट्रिक्ट को, बिहार को, नेशनल करंट, इंटरनेशनल करंट, इन सभी को अच्छे से तैयार करके जाइए। अभी जो 68 का इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं उनको बोलूँगा कि आप ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे से करिएगा, बॉडी लैंग्वेज के पार्ट को भी, उसके मॉक इंटरव्यू से देख लीजिएगा, और नॉलेज पार्ट को भी अच्छे से करिएगा। जब आप थ्रू आउट अच्छे से आप प्रिपरेशन करिएगा, थ्रू आउट अच्छे से मतलब सेलेक्टिव हो करके चीज़ों को पढ़िएगा। इसको मेरा जो सफलता का मूल मंत्र है कि फोकस ऑन द फोकस एरियाज ऑफ द फोकस सब्जेक्ट। जब आप इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़िएगा तो फिर आपकी सफलता बहुत नज़दीक है। अपने पर विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा, एग्ज़ाम धैर्य की भी एग्ज़ाम है। इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़िएगा तो आपकी सफलता बहुत जल्द मिलेगी। मुझे लगता है ऐसा कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको एक ऐसा फ्रेंड, एक ही फ्रेंड हो, लेकिन एक ऐसा फ्रेंड हो जो आपको जब भी आप डिमोटिवेट फील करें या फिर जब कभी तैयारी में लगे कि अब नहीं, छोड़ देना चाहिए, तो उसमें आपको हेल्प करे, है ना। तो एक ऐसा फ्रेंड हो जो अंतिम सफ़र तक चले, तो ऐसा ही एक फ्रेंड रखें, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 फ्रेंड काफ़ी होते हैं। और मुझे लगता है उसका रोल अंतिम रूप से चयन तक में होता है। जैसे मेरे साथ एक मेरे कलीग ही थे, वो साथ में तैयारी करते थे, और दुर्भाग्यवश उनका साथ में 1 नंबर से प्रीलिम शुरू किया था, लेकिन 68 में वो भी आ रहा है। दूसरा चीज़ हम बोलना चाहते हैं कि आप अभी जैसा कि सर ने बताया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप वर्क करिए, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये करिए कि जब भी आप कोई चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, आप अपने से थोड़ा जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उसको पकड़िए और उनको समझाइए, उस चीज़ों को, उन चीज़ों के बारे में समझाइए, ठीक है। तो आपका इससे बहुत ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ तो बीपीएससी में जो चयन का अंतिम रूप से जो सफ़र है, उसमें आपका व्यक्तित्व तो बहुत मायने रखता है, ठीक है। एक अनुशासित, एक शिष्टाचार प्रतिभागी के रूप में आप जब तैयारी में रहेंगे तो मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्प करेगा। और एक ऐसा ज़रूर दोस्त भी रखें, जो कि हम लोग कंप्लीट एक लाइब्रेरी में, अम्बेडकर लाइब्रेरी देवघर में हम लोग एक ग्रुप चलाते थे 2 से 4। तो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से हम लोग क्या करते थे कि उन बच्चों के बीच अपना जब भी कुछ मैटर को हम लोग पढ़ते थे तो उनको समझाते थे। तो इससे क्या हुआ ना कि बहुत सारी चीज़ों के प्रति हमारा भी जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा ब्रॉड हुआ, है ना। तो ये सब हेल्प करता ही है, ठीक है। और मीडियम क्या था सर आपका? मीडियम मेरा हिंदी था, और मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस बार आपको पता होगा थोड़ा कम ये मार्क्सिंग हुआ है, 400 लगभग लोग लिखे और हम लोग 3 को पास किए हैं, 3 ठो अंतिम रूप से। खैर देखिए, जब आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, मैं कि यही बात बोलना चाहता हूँ, जब आपकी तैयारी में ईमानदारी होगी, मेहनत में ईमानदारी होगी, तो आपका चयन सुनिश्चित है। चाहे आप कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, आप अंतिम रूप से चयनित होंगे। ओके सर। सर आप? मेरा जो मीडियम है वो इंग्लिश है। प्री के लिए इतना ही बोलूँगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, आप वापस से उन क्वेश्चन को देखो। और सेल्फ एनालिसिस, एक जो स्टूडेंट का सबसे इंटीग्रल पार्ट है वो है सेल्फ एनालिसिस। आप सेल्फ एनालिसिस पे फोकस करो, और एकदम क्वेश्चन बैक टू बैक ईयर का क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियस ईयर वो सारा उस पर फोकस करो, उसको छोड़ना नहीं है। तो और 360 डिग्री होलिस्टिक नॉलेज, मैंने जीएस की कोई क्लासेस नहीं की है, तो आप ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके जीएस का क्लास करना, आप खुद से जीएस का क्लास करो, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन को सर्च करो, विजन, दृष्टि, बहुत सारा कोचिंग का मटेरियल पढ़ा हुआ है। किसी मटेरियल को लो, उसको पढ़ो कि उसने उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा है, और आप अपना आंसर को वापस से रिक्रिएट करो उस फ्रेम पे, उस बेसिस पे कि वो जो आंसर है। आप रीडिंग हैबिट डालो, सबसे जो अहम बात है, आपको इंटरव्यू करना है, आपको मेंस करना है, प्री करना, आप रीडिंग हैबिट डालो। कुछ नहीं तो बस पेपर पढ़ना शुरू करो, 10 दिन कुछ मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पेपर पढ़ो। जब पेपर पढ़ने का हैबिट आ जाएगा ना, बाकी सारा हैबिट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए अलग से कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पेपर जो 18 पेज का होता है ना, वो एक मूल मंत्र है। आप देखो, हर एक पेज का अपना एक इंपॉर्टेंस है, उसमें पॉलिटी भी है, उसमें हिस्ट्री भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमी है, सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, सारा नॉलेज आपके पास है। आप बस उसको लो, कंसाइज वे में रखो, एक नोट्स बना लो। आपको लगता है कि नहीं ये फोटे हम यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, बस आप लेके उसको आगे बढ़ जाओ, और कुछ नहीं। रीडिंग हैबिट जो है वो आपको, वही एक चीज़ है जो आपके साथ जाएगा और इंटरव्यू तक में वो साथ देगा, और कुछ नहीं। थैंक यू। सिर्फ प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए अमित सर ने बहुत अच्छे से बताया, और पेपर के बारे में ये मुकेश सर ने बहुत अच्छे से बताया। तो मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है, बस मेरा यही है कि बदलते बीपीएससी के सिलेबस में जैसे देख रहे हैं कि बीपीएससी अब यूपीएससी की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो आपके पास अब ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, पूरा सिलेबस पर अच्छी से पकड़ होनी चाहिए, और जो है जो वही पीटी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन को आप एनालिसिस कीजिए, जैसे 70 के लिए 69 का क्वेश्चन को देखिए, उसको बेस्ट बनाइए। उसके बाद मेंस के लिए आपको सर ने बताया कि आप आंसर में कुछ यूनिक कीजिए, इस चाहे आप भूमिका जो लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन या फिर उसका कंक्लूजन, तो उसमें कुछ आप अच्छे फैक्ट का प्रयोग कीजिए, जितना उसको आप आकर्षक बना सकते हैं
वो आपको मार्क्स को डिसाइड करेंगे। तो बाकी सब ऐसा ही है। सर मीडियम आपका क्या था? मीडियम मेरा हिंदी मीडियम है। ओके सर, जी। थैंक यू सर आप सबों को। सॉरी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपने इन प्रतिभागियों के लिए जो है ना एक मंच तैयार किया है और इतना आप मेहनत कर रहे हैं उन लोगों के पास एक अच्छी रणनीति को पहुंचाने के लिए हम लोग पूरे परिवार की ओर से, है ना, 67th के पूरे 67th में चयनित सभी पदाधिकारियों की ओर से आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। थैंक यू सर, आप लोग अपना बहुमूल्य समय, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आई होप दोस्तों कि सर लोगों की जर्नी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। सर आप लोग अपने स्ट्रगल में सर का जर्नी को जोड़ सकते हैं कि सर कौन कौन से हालात से गुजरे और तैयारी किए, और इन लोगों ने हार नहीं माना तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पर लास्ट करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।